ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं न सिर्फ कोरोना और इसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर, बल्कि हम आपको अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आपके जनरल हेल्थ और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में भी बात करते हैं। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 118 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टीकाकरण के इस संदेश से। जी हाँ श्रोताओं, अभी तक आपने अगर कोविड का टीकाकरण नहीं कराया है तो उसे जल्द कराइए। श्रोताओं, कोरोना और इसकी वैक्सीन के साथ साथ हृदय रोग से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैक्स हॉस्पिटल पतपड़गंज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड कैथ लैब डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज को डीपी बसु यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड के साथ ही सूरज बी रॉय अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मनोज नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर मनोज से स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800115767 और हमारे स्टूडियो का दूसरा नंबर है 01123314444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर मनोज, देश ने 118 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन डोज लगाकर एक इतिहास रच दिया है। सबसे पहले आप जैसे स्वास्थ्यकर्मी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस अभियान से जुड़कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया और उनकी सभी शंकाओं और भ्रांतियों को दूर किया। डॉक्टर मनोज, देखिए, आपको याद होगा सिद्धार्थ जी, जब 16 जनवरी को ये टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था, उस समय तरह तरह की अफवाहें थी, कुछ वैक्सीन हेसिटेंसी था। इन सब चीजों को ओवरकम करके आज के डेट में हमने 118 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया है। करीब करीब 30% लोग हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हो गए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें समझिए कि वैक्सीनेटर से लेके जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं, जो वैज्ञानिक जिन्होंने ये इंडिजिनस वैक्सीन जो बनाए, उन सब का बहुत बहुत योगदान है और वो सलामी के काबिल हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और श्रोताओं, आपको ये बता दें कि ब्रिटेन ने मेड इन इंडिया कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए अप्रूव्ड कोविड वैक्सीन लिस्ट में शामिल कर लिया है। इस कदम से ब्रिटेन की यात्रा करने वाले दोनों वैक्सीन लगवा चुके भारतीयों को ज्यादा फायदा होगा। उन्हें अब रवाना होने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने या उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में रहने की जरूरत भी नहीं होगी। और डॉक्टर मनोज, इस वैक्सीन को WHO पहले ही अप्रूवल दे चुकी है। जी हाँ सिद्धार्थ जी, 3 नवंबर को WHO ने इसको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में नाम डाला था। उसके बाद करीब करीब आप समझिए कि 19 दिन का समय लगा। 22 नवंबर को यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में इसको मान लिया गया कि ये अप्रूव्ड वैक्सीन है। और इससे सबसे बड़ी जो सुविधा होगी, जो लोग ब्रिटेन ट्रेवल करेंगे, कि अब इनको प्रायर आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं कराना होगा।
वहां जाके क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। जो भी सेल्फ एड्रेस वो देते थे वहां पे मैंडेटरी जो क्वारंटाइन था वो खत्म हो गया। अब सिर्फ एक बार वहां जाके आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। तो ये बहुत कहिए कि सुकून देने वाली खबर है। और साथ साथ चूंकि ये 3 नवंबर को डब्ल्यूएचओ ने अपनी लिस्ट में कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक से बनी हुई वैक्सीन है फुल्ली, जिसको आप कहें कि इंडियन वैक्सीन है, जिसमें यहीं पे वायरस आइसोलेट किया गया और उसको इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है और एफिकेसी आपने देखा ही। और ये समझिए दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन हमारे कंट्री में कोविशील्ड के बाद ये लगी है। तो ये बहुत ही समझिए कि एक सुकून देने वाली खबर है जी। और डॉक्टर मनोज, हार्ट के वो पेशेंट्स जो एस्प्रिन या दूसरे ब्लड थिनर हैं, कई बार उनके मन में शंकाएं रहती हैं कि उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? जी, मैंने शायद पहले भी अपने शो में प्रीवियस शो में बताया है कि जो लोग जैसे जिनको स्टेंट लगा हुआ है या जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है वो एस्प्रिन पे जनरली होते हैं, कोई डबल एंटीप्लेटलेट्स पे होते हैं, क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल, टेकेग्रेलोर इस तरह की दवाइयों पे होती हैं। उनको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, वो बिना अपने दवाई को बंद किए हुए जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। जहां तक एंटीकोagulation की बात है, जैसे किसी का वाल्व चेंज हुआ हो, वो वारफेरिन या एसीट्रॉम पे, उसके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है कि उनका पीटीआईएनआर बहुत ज्यादा नहीं हो, नहीं तो लोकल साइट पे हेमाटोमा होता है। बट जो इस तरह के एस्प्रिन या इस तरह की दवाइयां ले रहे हैं वो बेझिझक जाए, उनको कोई दवा नहीं बंद करनी है, वो अपनी वैक्सीनेशन जाके लगवा लें। जी। और डॉक्टर मनोज, आपका कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब हम हार्ट की या दिल की जब बात करते हैं तो न जाने कितने लोगों ने दिल को अपनी तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो हमें हमारे हृदय की या हार्ट की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ हृदय के साथ रह सकें? देखिए सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि हम जो भारतवासी हैं या जो इवन एशियन इंडियंस हैं, वो जेनेटिकली या आनुवंशिक तौर पे हमें हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है। अगर आप ये अलग एथनिक ग्रुप से कंपेयर करें, जैसे आप व्हाइट से कंपेयर करें या आप चाइनीज पॉपुलेशन से, मंगोलियन पॉपुलेशन से, तो हमारे यहाँ करीब करीब 5 से 6 गुना ज्यादा हार्ट की बीमारियां हैं। तो हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप इस तरह से सोचें कि जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, स्मोकिंग है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, इन सब चीजों पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, इसमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं। आप जेनेटिक तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स को हार्ट डिजीज हुआ है तो आपको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बट निश्चित तौर पे जो अभी पिछले कुछ दशकों में जिस तरीके से हार्ट डिजीज एक एपिडेमिक या समझिए महामारी बन के हिंदुस्तान में या अपने देश में आया है, उसका मेन वजह है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है या हमारी जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है जो रिस्क फैक्टर के लिए, वो बहुत कम हो गई है। जिस तरीके से लोग व्यायाम करना छोड़ रहे हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बना है। 30% इंडियन पॉपुलेशन स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग करता है, इसको रोकना होगा। अगर आप तो अपना हेल्दी वेट रखें, डायबिटीज को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, रोज 30 से 45 मिनट आप ब्रिस्क वॉकिंग करें और खाने पीने में आप फल सब्जी को ज्यादा वरीयता दें, ज्यादा आप फिजिकली एक्टिव रहें, हर चीज चल के करें, रिमोट छोड़िए और सक्रिय होइए। तो इससे शायद हम अपने हृदय को बचा सकते हैं और इस तरह की कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से भी बच सकते हैं। जी। और डॉक्टर मनोज, किसी भी आम व्यक्ति को जब किसी भी हार्ट डिजीज के लक्षण आते हैं तो हम ऐसे वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग विद अवर हार्ट और हमें अपना टेस्ट कराना चाहिए या किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए सिद्धार्थ जी, आप इसको क्लासिफाई करके रखिए तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को समझने में भी फायदा हो जाएगा। जैसे कुछ बीमारी जो हृदय की है वो उसकी धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से होती है, जिसको हम लोग ब्रॉडली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। कुछ चीजें होती हैं जैसे वाल्व वगैरह की डिजीज होती है, वो एक्वायर्ड डिजीज होती है, रिमेटिक हार्ट डिजीज होती है। कुछ जन्म से होती है जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी है कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के क्या लक्षण हैं। जैसे आप कॉमनली बोलते होंगे एंजाइना हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो आपको कभी भी अगर
चलते समय, आपको एक्टिविटी के समय सीने के बीच में कोई जकड़न होती है, जॉ में कोई पेन होता है, क्योंकि एंजाइना एक ऐसा पेन है जी। जो जॉ लाइन से लेके नाभि तक कहीं भी हो सकता है। पीठ में दर्द होती है या सीने में दर्द हो के बाएं हाथ की तरफ आता है, या आपको बड़ा अननेचुरल सी स्वेटिंग होती है जिसको कोल्ड स्वेटिंग बोलते हैं, जी। चक्कर आते हैं, तो इन सब लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने समीप के डॉक्टर से मिलकर अपनी पूरी जांच करानी चाहिए। जी। और डॉक्टर मनोज, वो कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिसको हमें पीरियडिकली कराते रहना चाहिए ताकि हमें ये पता रहे कि हमारा जो हृदय है या हार्ट है वो स्वस्थ रूप से काम कर रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप किस रिस्क कैटेगरी में पड़ते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव है, आपके पेरेंट्स को मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से अगर हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, तो आपको थोड़ा ज्यादा सजग रहना पड़ेगा। आपको 35 इयर्स के बाद अपनी ईसीजी, अपनी लिपिड प्रोफाइल या मतलब कहे कि ब्लड में चर्बी की जांच, साथ में एक ट्रेडमिल टेस्ट होती है जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करके आपकी ईसीजी को देखता है। ये सब बेसिक टेस्ट हैं जिसको करा के आप, और खास करके जो इसके जो दो मेन रिस्क फैक्टर हैं, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, ये साइलेंट किलर्स होते हैं। इसलिए अपना समय समय पे अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये दोनों रिस्क फैक्टर्स जो हैं इनके सिम्टम्स नहीं होते हैं। और अगर आपकी वेट ज्यादा है तो अपना वेट रिड्यूस करें। अगर वेट ज्यादा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की जरूरत होती है, खास करके अगर पेट का जो फैट है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो वैसे लोगों को अपना ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी, ट्रेडमिल और स्ट्रक्चर जानने के लिए, हार्ट फंक्शन को जानने के लिए आप इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। 5 साल के अंतराल पे आप करते हैं तो ये पर्याप्त है, और सिम्टम्स होने पे तो आपको कराना ही कराना है। और डॉक्टर मनोज, जब भी हम लिपिड प्रोफाइल या इस तरह के टेस्ट कराते हैं तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जो हमारी एचडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें क्या फर्क है? कहते हैं एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, तो इसके बारे में भी बताएं। देखिए, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है कि इससे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हृदय की धमनियों पे एथेरोस्क्लेरोसिस या चर्बी का जमाव हो जाता है। आपको 2 चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक में ये फर्क है कि जो ये चर्बी जमती है, ये इन्फ्लामेशन की वजह से अगर फटती है तो ब्लड से मिलके ये वहां पे क्लॉट बनाता है, जिसकी वजह से पूरी आर्टरी बंद हो जाती है और आगे की तरफ खून का, रक्त का प्रवाह रुक जाता है। ऐसे सिचुएशन को हार्ट अटैक कहते हैं। तो हार्ट अटैक में ये चर्बी जमना और साथ में क्लॉट जमना या एथेरोथ्रोम्बोसिस कहिए। बट अगर सिर्फ फाइब्रोसिस हो रही है और लाइनिंग बढ़ रहा है तो एंजाइना की तरह वो प्रोड्यूस होता है। तो मेरा ये कहना है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को टारगेट करना चाहिए कि 100 के नीचे रखना है। इसके लिए खान पान पे ध्यान रखना है, और चूंकि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है तो बहुत बार खान पान से भी ये कंट्रोल नहीं होता है। तो एक बहुत ही चर्चित दवा है जो कहिए इस सेंचुरी की सबसे इम्पोर्टेंट दवा है, जिसको स्टैटिन्स ग्रुप में रखते हैं, उसको लेने से एलडीएल कम हो जाता है। एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको 40 से ऊपर होना चाहिए। अगर एचडीएल लो है तो एचडीएल को बढ़ाने की कोई खास दवा नहीं है। आप व्यायाम करके, और थोड़े सिचुएशंस में देखा गया है कि रेड वाइन वगैरह से बढ़ती है, बट मेनली ये आपको व्यायाम से ही बढ़ती है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को आप व्यायाम से बढ़ाएं और खान पान पे नियंत्रण करके और दवाइयों का सेवन करके एलडीएल को नीचे रखें, तो निश्चित तौर पे ये आपको एथेरोस्क्लेरोसिस या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से, एंजाइना और हार्ट अटैक से बचाएगी। जी डॉक्टर मनोज, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके बारे में हम सभी जो आम लोग हैं वो अक्सर अपनी रिपोर्ट को जब भी टेस्ट कराते हैं तो इसको लेके चिंतित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आपने दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बताया कि क्या अच्छा रहेगा हमारे लिए और उसके लिए आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उसके लिए आपका धन्यवाद। और एक चीज और है कि अगर जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए आप किस तरह की डाइट प्रेफर करेंगे कि उन्हें किस तरह का अपना खान पान रखना चाहिए, उनका रूटीन किस तरीके से होना, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हमारे देश में हार्ट पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को किस तरह का खान पान, किस तरह की लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए?
देखिए, अगर आपको प्रूवन हार्ट डिजीज है या आपकी पहले एंजियोप्लास्टी हो रखी है या बाईपास सर्जरी हो रखी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपको प्रिस्क्राइब की गई दवाइयां हैं वो रेगुलर लेनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। उसमें क्या है कि आपको 30 to 45 मिनट्स आपको वॉक करना चाहिए, ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। और खाने पीने में बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि ये जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये चीजें बहुत फायदा करती है क्योंकि इसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है। दूसरी चीज की बहुत रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा है और मैदे के प्रोडक्ट्स हैं, इन सब चीजों को अवॉइड करनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट उसको कम रखना है। इस तरह से कोई भी जो आप कहिए बसा है जो रूम टेम्परेचर पे जमा होता है उसको अवॉइड करनी है, चाहे वो देसी घी हो, बटर हो, इसको अवॉइड करनी है। और फिजिकली एक्टिव रहना है और स्ट्रेस बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है। ये सब चीजें जो हैं आपको निश्चित तौर पे काफी हृदय रोग के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचाएंगे। जी, और जो लिसनर्स हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज की इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड कैथ लैब डॉक्टर मनोज कुमार। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर मनोज से स्टूडियो के हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे आज के पहले कॉलर डॉक्टर मनोज कुशीनगर से संगम कुमार जी हैं। संगम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका कार्यक्रम में। जी सर नमस्कार, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आप लोग 24 घंटे ड्यूटी किए और टीका लगवाया, इतने 100 करोड़ से ऊपर 120 करोड़ तक का टच करने वाले हैं और इस आपको मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जी। और आज का मेरा सर 2 सवाल है जी। पहला सवाल तो ये है कि ये जो कोविड का 2 टीका बना हुआ है तो ये कितने प्रतिशत इसको मतलब प्रभावित माना गया है जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोविड के जो मैंने दोनों टीका ले लिया हूँ और काफी मतलब लोगों को टीका वगैरह खाऊं तो अब मुझे कितनी सावधानियां बरतनी है और क्या करनी पड़ेगी। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, देखिए हमारे यहाँ दोनों वैक्सीन जो है कोविशील्ड कोवैक्सीन उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। अब जहां तक परसेंटेज वाइज क्यों, मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो ये वैक्सीनेशन है वो आपको प्रिवेंट करेगा, आपको बचाएगा सीवियर डिजीज से और डेथ से। तो यहाँ पे वैक्सीन का जो मेन काम है, बहुत बार क्या होता है वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडी नहीं लगती है या ब्लड में डिटेक्ट नहीं होती है, बट सेलुलर इम्यूनिटी से वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से कहिए कि 98% इसकी ये एफिकेसी है कि ये आपको डेथ और सीवियर डिजीज से बचाएगा। बट वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोविड हो सकता है बट ये माइल्डर फॉर्म में होगा। दूसरी चीज कि आपने दोनों वैक्सीन लगा ली है उसके बावजूद भी आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना होगा, मतलब मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये तीनों आपको रखना होगा। निश्चित तौर पे कोविड वैक्सीनेशन जो हमारे यहाँ दोनों वैक्सीन हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन कारगर हैं। सीवियरिटी आपकी डिजीज की ज्यादा नहीं होगी और आईसीयू में आप नहीं पहुंचेंगे, इसकी वैक्सीन गारंटी देता है। बट आपको माइल्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि डेथ की तरफ नहीं जाएगा। जी, और अब हमारे अगले कॉलर को लेते हैं। लोनी से मोहम्मद यामीन जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी लोनी जिला का जी। यामीन भाई बताएं। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज प्रोग्राम किया आपने। जी थैंक यू। और सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हमारे एक दोस्त थे उनको जबाड़े में दर्द हो गया था, जबड़े में कहते हैं, जैसे उनको डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इनको अटैक का दर्द है, क्या ये जबाड़े में भी हो जाता है, ये जानना चाह रहा। जी, मैं आपको बताऊं कि एंजाइना का है वो जॉ लाइन मतलब जबड़े से लेके नाभि तक कहीं भी हो सकता है। और बहुत बार ये ऐसा होता है कि लोग दांत के दर्द के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट हमारे पास भेजते हैं कि आपको एंजाइना हो रहा है, आप जाके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। तो ये जो है पूरे चेस्ट में, बट जो टिपिकल पेन होता है एंजाइना का वो डिफ्यूज होता है, मतलब पूरे छाती में फैला हुआ रहता है, बाएं हाथ की तरफ आता है,
बट जबड़े का दर्द भी बहुत कॉमन है। मैंने तो कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो बोलते हैं कि हमारा सर भारी हो जाता है, चक्कर से आते हैं, तो ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन है। बट जबड़े का दर्द बहुत हद तक बहुत बार एंजाइना का दर्द हो सकता है। जी, और रुक करते हैं बागपत का और देखते हैं सोनू जी का क्या सवाल है। सोनू जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, मेरा सवाल ये है। जी सोनू जी, थोड़ी तेज आवाज में बोलिए। जी जी, मेरे डैडी जो हार्ट के भी है मरीज, क्या उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी डॉक्टर मनोज जी, हार्ट पेशेंट हैं, अगर वो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको क्या बीमारी है और क्या दवाइयां चल रही हैं, एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। बट ऐसे पेशेंट जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, उनको वैक्सीन की और ज्यादा जरूरत है। इसलिए उनको जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं। अपने आसपास के चिकित्सक से एक बार परामर्श ले लें कि क्या दवाइयां चल रही हैं, कोई एंटीकोगुलेंट तो नहीं चल रहा है, बट वैक्सीन उनको जरूर लगवाएं। जी, और अगर हम देखें तो डॉक्टर मनोज, विंटर का जो सीजन है, क्या ऐसे में हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती हैं एग्जिस्टिंग पेशेंट्स में और नए मरीज ज्यादा उभर कर सामने आते हैं इस मौसम में? बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका सीजनल वेरिएशन है। खास करके जब ये हमारे जैसे दिल्ली में अभी फॉग भी हो रहा है, साथ में पॉल्यूशन भी है और टेम्परेचर कम हो रहा है, ऐसे समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है कि जो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनकी दवाई की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, जिसमें अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक, इसके इंसिडेंट्स भी विंटर में बढ़ जाते हैं। जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीजें मैं श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि आप जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जो भी हार्ट के पेशेंट्स हैं, पुराने पेशेंट्स हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास हुई है, वो सूर्योदय के बाद जाएं वॉक करने के लिए, थोड़ी सनलाइट में जाएं। अगर वो बहुत मॉर्निंग में जाते हैं तो ये विंटर के टाइम में चेंज कर लें। और ये बहुत ही बार देखा गया है कि पार्क में बहुत सीवरिंग हुई, सडनली एंजाइना बढ़ जाता है क्योंकि ठंड से ये सारी चीजें प्रेसिपिटेट होती हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और मध्य प्रदेश का रुख करते हैं और लेते हैं सवाल लालू रजक जी का। लालू जी नमस्कार। जी सर, सिद्धार्थ सर नमस्कार सर। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर जी, आपसे मेरे दो सवाल हैं सर जी। जी, पहला सवाल तो ये है कि जैसे कोविशील्ड 84 डेज का रहता है और जो कोवैक्सीन लेते वो 28 डेज का रहता है जी। तो इसमें अंतर क्या है, पहला सवाल। और मेरा दूसरा सवाल ये है सर, जो हार्ट पेशेंट हैं उनको सॉल्ट खाने से मना करते हैं, तो इसमें थोड़ा विस्तार से समझाइएगा। जी, क्या खाने से मना करते हैं? साल्ट खाने से मना करते हैं, जानना चाहते हैं कि नमक ज्यादा नहीं खाना है ऐसे मरीजों को। जी, देखिए, पहला सवाल तो इनका जो था कोवैक्सीन और जो कोविशील्ड की जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का डिफरेंस है, ये बेस्ड ऑन इस डेटा पे है कि कब आपकी इम्यूनिटी मैक्सिमम होती है। देखिए, पहले कोवैक्सीन की तरह कोविशील्ड भी 4 हफ्ते पे लगती थी, फिर लैंसेट में एक स्टडी आई कि जो मैक्सिमम इम्यूनिटी है वो इस अंतराल के बाद बढ़ती है, 8 से 12 हफ्ते के बाद लगना चाहिए। तो उस वजह से ये सारी चीजें एक हमारी जो नेशनल टेक्निकल ग्रुप है जो वैक्सीन पे, वो रिसेंट जो डेटा आते हैं वैक्सीन पे, उस हिसाब से उसका ड्यूरेशन तय किया जाता है। इसी वजह से इन दोनों के फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में डिफरेंस है। दूसरी चीज जो इन्होंने खाने के लिए बोली, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको अगर हार्ट की पंपिंग कम है या ब्लड प्रेशर है, जो सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, या सॉल्ट सेंसिटिव हाई ब्लड प्रेशर, उनको नमक कम खाना चाहिए। कम खाने का मतलब ये नहीं है कि आप खाने में नमक नहीं डालें। कोई भी एडिशनल सॉल्ट जो है, टेबल सॉल्ट जो आप यूज करते हैं सलाद में और ऊपर से जो डालते हैं, उसको अवॉइड करें। जी, और रुक करते हैं झारखंड का और जानते हैं श्यामू महतो जी क्या सवाल पूछ रहे हैं। हेलो श्यामू जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। हेलो जी श्यामू जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्ते, सबसे पहले तो आकाशवाणी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मेरा 2 सवाल है। जी, सवाल तो ये है कि पहला सवाल, हम लोग जो पीला भुना चीज खाते हैं, अधिक मात्रा में फास्ट फूड खाते हैं, इसका हमारे लिए क्या असर पड़ेगा
और नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें किस प्रकार से चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी डॉक्टर मनोज, पहला तो इन्होंने खान पान की बात की, जो जी इशू रेज की है, जो आजकल रिसेंटली, आपको सिद्धार्थ जी मैं एक स्टडी बताऊं कि 1970 में के बाद जो लोग जन्म लिए हैं उनमें हार्ट डिजीज की संभावना ज्यादा बढ़ रही है। तो इसका जो इस पे एक स्टडी है और इस स्टडी में देखा गया क्योंकि आफ्टर 70 जो बॉर्न हुए हैं उनके लिए उनकी सेंसिटिविटी जो है रिस्क फैक्टर के लिए बहुत कम है। और ये खास करके जो जंक फूड है, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, जो सैचुरेटेड फैट्स और अनटाइमली, ऐसा भी नहीं कि आप टाइम से भोजन कर रहे हैं। तो जो हमारा ट्रेडिशनल फूड था, जो रोटी थी, सब्जी थी, दाल थी, उसमें ये सब चीजें फैट, सैचुरेटेड फैट और ये ट्रांस फैट्स बहुत कम होते थे। तो अभी भी अगर हम उस तरफ जाएं कि हम अपने ट्रेडिशनल फूड लें, साथ में फल का सेवन करें, हरी पत्तियों की सब्जी खाएं, हरी सब्जियां खाएं, तो इससे काफी रोकथाम होगा। खास करके ये जो जंक फूड है, पिज्जा, नूडल्स और ये सारी चीजें, और इवन इंडियन जो स्नैक्स हैं जैसे समोसा हुआ, जलेबी हुई, ये सब भी बड़े डेंजरस से फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको भी अवॉइड करना चाहिए। जी, और दूसरा सवाल इनका ये था कि हार्ट अटैक से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको मैंने बताया कि जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, साथ में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री और साथ में कोलेस्ट्रॉल, ये जो प्रूवन रिस्क फैक्टर है इसको कम कीजिए। अपना बॉडी वेट जो है उसको आइडियल रखिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकलता है उसको तुरंत कंट्रोल कीजिए, शुगर बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको खान पान से, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके कंट्रोल कीजिए। अगर नहीं कंट्रोल होता है तो उसके लिए जो दवाइयां हैं उसको लें। साथ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि 40 से 45 मिनट का जो ब्रिस्क वॉक है वो बहुत जरूरी है। कोई बहुत विगरस एक्सरसाइज या ओवर इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। ब्रिस्क वॉक करें आप, वो काफी होता है। और अपना काम आप उठ के करें, मतलब दिन भर सक्रिय रहें। ये नहीं कि सुबह सुबह 45 मिनट वॉक कर लिया और फिर शिथिल हो गए। आप पूरी तरह से फिजिकली एक्टिव दिनचर्या बनाइए, आप हार्ट डिजीज से बचे रहेंगे। और स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल नो कहिए, एब्सोल्युटली नो। जी, और डॉक्टर मनोज, जो आजकल स्टंट जो है एक बहुत कॉमन चीज हो गई है और अक्सर लोगों को एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है, तो ये क्या प्रक्रिया है और इसे करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, एक तो एंजियोग्राफी होती है। जो एंजियोग्राफी का मतलब होता है कि हम हार्ट में एक डाई या कंट्रास्ट मटेरियल, एक रंग सी चीज डाल के देखते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ है। जी। अगर ब्लॉकेज बहुत फोकल हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा कैल्शियम नहीं हो, तो वहां पे क्या किया जाता है कि एक वायर को पास करके बैलून से उसको, जो ब्लॉकेज है उसको वॉल में दबा के, एक मेटालिक ट्यूब होती है जो फेनेस्ट्रेटेड मेटालिक ट्यूब होती है, उसको बैलून के सहारे वहां माउंट कर दिया जाता है ताकि वो फिर अंदर की तरफ नहीं आए। अब जब से ये स्टैंड्स जो हैं, ड्रग एलूटिंग स्टैंड्स आए हैं, जो इस तरह के ड्रग से कोटेड होते हैं, जो वहां पे दोबारा ब्लॉकेज को ग्रो करने से रोकते हैं। तो इससे क्या है कि एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर से हो गए हैं बाईपास के लिए। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, सब ग्रुप पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एंजियोप्लास्टी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहती है, तो वैसे लोगों को बाईपास। जी बिल्कुल, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर मनोज, आप इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हृदय रोग से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर मनोज ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, साथ ही स्वस्थ रहने के लिए जो भी टिप्स दी हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।